बैरिया टाउन में मैंने बहुत ज़्यादा डील तो नहीं किया, बट चूंकि बैरिया जो है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट का, मुझे लगता है कि शायद अगर पाकिस्तान की रियल एस्टेट का नाम कोई होता तो वो शायद बैरिया होता। घर तो बना रहे थे मैं पांच तो मरले कहता हूँ का। डिफाइन नहीं किया, रीडिफाइन तो, जी। क्योंकि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था ना इस काम का। अब ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है तो मसाइल तो ज्यादा है, हाँ, क्योंकि फिर मेरे ख्याल से उसके ऊपर उसके तो कुछ जुर्माना लगा के कुछ वो करके अप्रूवल दे देते हैं। ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्ट हुई हुई बिल्डिंग थी जब ये सीडीए में आया तब तक, अभी जी और तकरीबन 2-2.5 साल पहले सीडी और आरडीए ने अपने जो मास्टर प्लान है उसको रिवाइज किया है, जी। और कुछ एरियाज जो आरडीए में थे वो अब सीडीए में चले गए। शिदात भी हैं मेरे साथ, मेरे आपको पहले भी पता है कि दोस्त हैं, हेमन लैंड के नाम से काम कर रहे हैं। आप समझें कि आरबीएस का ये ग्रुप है। और शहजाद भी पिछले 20 साल से या 15 साल से ऑलमोस्ट ना बैरिया को डील कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं बैरिया में इन्होंने, और बहुत मती भाई और शहजाद भाई की काफ़ी सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं। बैरिया के अंदर जो पिछले 3-4 साल से पहले तक के, जब तक ये बैरिया के मसाइल पैदा नहीं हुए थे, इससे पहले तक तो बैरिया एक वन ऑफ द बेस्ट मार्केट थी, और ग्रो कर रहा था बैरिया। बैरिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज थी, बैरिया के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बैरिया के अंदर बिजनेस हो रहा है। सबसे अच्छी फूड स्ट्रीट, सबसे अच्छी डेवलपमेंट्स, हर चीज़ जो है ना एक बैरिया में। अगर हम बिजनेस हब्स की बात करें तो सारे बिजनेस हब जो है, कमर्शियल सेक्टर्स, रेजिडेंशियल सेक्टर्स, फूड स्ट्रीट्स, फूड के ब्रांड्स, हॉर्टिकल्चर, गोल्फ कोर्सेज, लाइविश लिविंग, ये सारी चीज़ें तो इमर्ज बैरिया से हुई हैं। और बैरिया एक आइडियल जगह थी लोगों के रहने के लिए, विद फैसिलिटीज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी मेंटेनेंस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की मेंटेनेंस नज़र आएगी आपको। बट पिछले 3-4 सालों में बैरिया कुछ क्राइसिस का शिकार रहा, उनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। उस तनाज़र में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। शिजात भी बताएं, अभी रिसेंटली जो बैरिया पैराडाइज सबसे लेटेस्ट उनका मेरे ख्याल से सेल होने वाला प्रोजेक्ट बैरिया पैराडाइज ही है, जहां उन्होंने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ली और वो लोगों को ऑन ग्राउंड कमर्शियल प्लॉट्स दिए। बैरिया पैराडाइज कमर्शियल में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? पैराडाइज मॉल पैराडाइज मॉल। वो शायद 100 कनाल्स के ऊपर है, तकरीबन कोई 90 कनाल्स के 90 ऊपर है। कनाल के ऊपर है, और वो बहुत बड़ा ग्रुप है। पहले बैरिया खुद उसको ओन कर रहा था, बट उसको उन्होंने सेल कर दिया। जी वो इसका बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि शायद जब ये कमर्शियल बन जाएगा तो वो सबसे बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग होगी। जी। इन टर्म्स ऑफ साइज भी कर लें, और प्रीमियम आउटलेट्स लेकर आ रहे हैं उस पर। ग्रीन वैली तो उसमें ऑपरेशनल हो चुका है। तो वो उसी एरिया में छोटे कमर्शियल्स दिए उन्होंने, जहाँ बहुत सारे होटल्स आ चुके हैं। बट वो जो कमर्शियल है और बैरिया के सारे ही जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ सीडीए के साथ शायद ये कुछ हिस्सा सीडीए में चला गया है, कुछ हिस्सा आरडीए में चला गया है। तो उस हवाले से, और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के हवाले से, या सर्विसेज के हवाले से थोड़ी सी यार शहजाद भी बताएं कि आपकी ये कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आप फ्यूचर में कैसे इसको देखते हैं कि ये क्या होगा इसका। अच्छा, मैं थोड़ा सा पास्ट भी आपके साथ शेयर कर लूँ। बहरिया की ग्रोथ का जो सबसे पॉइंट था मेन, वो ये था कि वन विंडो सोल्यूशन। हम बहरिया के हेड ऑफिस जाते, आर्किटेक्ट भी वहाँ बैठा होता, स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी वहाँ से हो जाते, या करीबी उनके ऑफिस होते, उनके पैनल में होते। हम जाते, हम अपना आइडिया शेयर करते, हमारा लेआउट प्लान आ जाता, फीसेस भी वहीं पर डिपॉजिट हो जाती हैं, और हमें विद इन अ मंथ 2-3 हमें फाइल मिल जाती कि जी आप रेडी टू कंस्ट्रक्ट हैं। तो जब तक ये सिस्टम था उस वक्त तो बहरिया की ग्रोथ बहुत स्पीड अप थी, यानी रेजिडेंशियल भी हमने किए। टोटल ये प्रोसेस महीने का था, बहुत ज़्यादा हुआ तो 1.5 महीने का हो जाता, 2 महीने का हो जाता। हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करते हैं तो 2 महीने के अंदर हम रेडी टू कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसमें आरडी अप्रूवल, जिसमें सीडी अप्रूवल, ये सब कुछ और शामिल थे। इसमें जो सर्विसेज हैं, पानी, बिजली, गैस, उन वो कैसे होती? हम जब अप्लाई कर लेते थे तो उसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस हम पे करते हैं।
हम जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन से पहले ही विद इन अ डे और टू हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर देते यानी कि वो सर्विसेज ऑलरेडी हैं। एग्जिस्ट करती हैं। सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने हमें सिर्फ कनेक्शन दे देने थे। तो शुरू में ये था कि अगर आप देखें कि रियल एस्टेट को रीडिफाइन किया बहरिया टाउन ने। हम पहले घर बनाते थे मैं 5 तो मरले कहता हूँ का। डिफाइन नहीं किया, रीडिफाइन तो, जी क्योंकि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था ना इस काम का। जी, पहले हम 5 मरले का घर बनाते थे तो सालों साल लग जाते थे। अब यहाँ का एक प्रॉपर सेटअप है, एक प्रॉपर प्लान है कि आप 5 मरले का घर ज़ीरो से कंप्लीशन तक आपके 6 महीने लगते हैं। इसी तरह 7 मरले के 7 महीने लगते हैं और 10 मरले के 8 महीने लग जाते हैं। तो एक प्रॉपर एक सेटअप था जो जिसमें डिजाइनिंग, इंटीरियर और सब कुछ शामिल होता था। बाद में अभी हमारा एक्सपीरियंस हुआ पैराडाइज में। पैराडाइज में कुछ अरसे से आपने देखा कि मसाइल चल रहे हैं, तो हमने पैराडाइज कमर्शियल परचेज किया और इंस्टॉलमेंट पे था। हमें इन्फॉर्म किया गया कि एक इंस्टॉलमेंट पे करें और आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो वही प्रोसेस हमने बैरिया से किया। बैरिया से डिज़ाइन बने, लेआउट प्लान बन गया और हमें उन्होंने एनओसी दे दिया कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जैसे ही हम ज़मीन से ऊपर आ गए, ग्राउंड लेवल तक आ गए, तो सीडीए की टीम आ गई कि जी बैरिया तो आपको एनओसी दे ही नहीं सकता। अब इससे पहले एनओसी बैरिया ही हमें प्रोवाइड करता था सीडीए से या आरडीए से लेके। तो यहाँ पर अब सेकंड फेज में ये हो गया कि जी सीडीए ने कहा कि जी वो ले दे ही नहीं सकता। तो फिर हम बहरिया से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हम आपको विद इन अ मंथ और 2 हम आपको एनओसीज दे देते हैं। जो डिले होने के बाद हम सीडीए पहुंचे तो सीडीए में पता चला कि जी इस लैंड की कमर्शलाइजेशन की पेमेंट ही नहीं की गई। अच्छा, ये किस ईयर की बात है? ये 2 साल पहले। 2 साल पहले। ये मुझे मेरा ख्याल है कि अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले सीडी और आरडीए ने अपने जो मास्टर प्लान है उसको रिवाइज किया है, जी और कुछ एरियाज जो आरडीए में थे वो अब सीडीए में चले गए। मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले ये आरडीए में था, और बाद में ये एरिया पूरा का पूरा जीटी रोड आप देख रहे होंगे, अमेजोन जी मॉल और उसके सामने वाला एरिया, ये पहले आरडीए में था, ये सीडीए में चला गया। तो जब ये सीडीए में चला गया तो इसकी जो वो बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई हुई या स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए, उनको रूल्स फॉलो करने हैं, सीडीए के न्यू रूल्स फॉलो करने। जी जैसे गुलबर्ग भी पहले सीडीए में नहीं था, बट वो सीडीए में चला गया 3 साल पहले। जी। तो उसके बाद हम सीडीए के रूल फॉलो करते हुए हमने कमर्शियल पेमेंट्स कर दिए, फिर पेनल्टीज लग गई और ये चीज़ें होती गई। तो आज सुबह 10 बजे आंख खुली तो मोबाइल पे मैसेज आ गया कि जी हमारा डीवीसी अप्रूव्ड हो गया। अच्छा, डीवीसी अप्रूव हो गया, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि मैं, मेरे एक दोस्त हैं वो मेडिक गैलरी वाले, शायद आप भी मिले जी हैं उनको। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और बल्कि ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन पैराडाइज मॉल जो है, जी उनकी काफ़ी सारी कमर्शलाइजेशन फीसेज हैं, बल्कि यू वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शलाइजेशन फीसेज हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अंडर कनाल है। तो वो भी अभी ज़रा कोशिश कर रहे हैं पे करने की। तो यहाँ मेरे ख्याल से इस पूरे पैराडाइज कमर्शियल में शायद 1 या 2 लोगों की डीवीसी अप्रूव्ड हुई है। यहाँ पर एक हमारी अप्रूव्ड हो गई है, एक आपका प्लॉट नंबर 3 है, तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 लोगों की अप्रूव हुई है। बाकी बाकी उसकी मेन वजह ये है कि जो बिल्डर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने सीडीए में जाना है। ओके। अब जब उनको पता चल गया है कि सीडीए में जाना है तो कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है आरडीए के लॉ के मुताबिक, वहां पर जाते हैं तो लॉ चेंज है। यस। अब ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया है तो मसाइल तो ज्यादा है। हाँ, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से उसके ऊपर उसको वो उसके तो कुछ जुर्माना लगा के कुछ वो करके अप्रूवल दे देते हैं। ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्ट हुई हुई बिल्डिंग थी जब ये सीडीए में आया तब तक, जी और जो बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं उनको रूल्स फॉलो करना है। जी उनके जो भी उनका जो एफएआर इसका है सीडीए का, क्योंकि सीडीए और आरडीए के एफएआर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनका जो राइट छोड़ना है, आपने जो पैसे छोड़ना है और जो फ्रंट बैक से चीज़ें छोड़नी है, वो उसका डिफरेंट है मेरे ख्याल से। उसके अलावा सेफ्टी के फीचर्स, सेफ्टी के अलावा सेफ्टी के हवाले से भी उनके जो सीडीए के रूल्स हैं बड़े डिफरेंट है, कि आपने जो फायर का सिस्टम कैसे लगाना है, और उसके बाद फायर एग्जिट्स कैसे देने हैं, और आपने इमरजेंसी एग्जिट्स कैसे देने हैं, वो काफ़ी रूल्स में फ़र्क है उनके। फर्क है, पर मैं इसमें अगर ये ऐड कर दूं कि जिसका काम उसी पर साझे। तो जो आर्किटेक्ट हैं उनको पते होते हैं, उनको पता होता है कि हमने इनके क्या लॉज हैं, वो उसी के मुताबिक इसको बना देते हैं। मैं इसको इतना एक
बड़ी चीज नहीं बड़ी समझता। चीज। तो मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के, आरडी और सीडी के जो बायलॉज का? इतना कोई डिफरेंस ही नहीं है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आर्किटेक्ट हैं, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, उन सबको पता है कि यहाँ के लॉज में क्या है, आपने कहाँ कहाँ चेंजेस करनी है, लिफ्ट के लिए कौन सा एरिया देना है, पार्किंग के लिए क्या देना है, वो लॉज डिफाइंड है। सिर्फ ये है, कंफ्यूजन ये थी कि जो बिल्डर्स हैं उनको नहीं पता था कि ये सारा प्रोसेस पहले बहरिया करता था। अब ये सारा प्रोसेस इनको बिल्डर खुद को करना खुद पड़ा है। करना पड़ रहा है। तो जब पहले बहरिया करता था तो ये सब चीजें महीने में हो जाती थी। अब जब हमें खुद करना पड़ रहा है तो हमें पता भी नहीं है, फिर हमें खुद जाना पड़ता है, बहरिया की टीमों को भी लेके जाना पड़ता है। वो प्रोसेस बहुत लंबा हो गया। हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था गालिबन मार्च में। रिसेंटली मैंने कुछ एक महीना पहले न्यूज़ पढ़ी कि सीडीए जो है वो फैसिलिटेट करना चाहता है जितने भी बिल्डर्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं एनओसीज के वाले से, और जो चेंजेस हुई हैं कुछ नए एरिया सीडीए के अंदर आए हैं, तो जी, क्या आपको वहाँ फैसिलिटेशन नज़र आई है या मुश्किलात नज़र आई हैं? वहाँ क्या सिस्टम नज़र आ मैं अगर आपको ये बताऊं कि जब मैं पहली बार सीडीए गया तो उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा जी ये प्रोजेक्ट आ गया। मैंने कहा हाँ। कहता जब आओगे तो काम होगा, अब लोग आ ही नहीं रहे हो। रहा है? नहीं, हमें पता ही नहीं था कितना टाइम लगा है सारे सिस्टम? इस सारे सिस्टम को। जब हम पहली बार मार्च अप्रैल में हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी फाइल ही उनके पास नहीं है। तो उसके बाद हमने बहरिया से अपने जो डिज़ाइंस हैं वो वहाँ से बनवा के उनको हमने हैंड ओवर किया। तो ऑलमोस्ट हमें तो 4 से 5 महीने लग गए। अच्छा, 5 महीने का प्रोसेस है। जी, फीसिस ऑलमोस्ट कितनी थी? आपका प्लॉट साइज क्या है? हमारा प्लॉट से तकरीबन 13 मरले का है। और फीसिस के मद में कितने पैसे के? एग्जैक्ट वैसे याद तो है नहीं। हमने कोई 30-35 लाख रुपए तो सिर्फ कमर्शलाइजेशन फीस जमा करवा दी। फिर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट हमने वो पेमेंट जमा करवा दी जो हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। ओके, वो उसको फाइन कीमत में दिया फाइन या की बात में फाइन दिया। कीमत में? और इसके अलावा कोई डीवीसी के कोई 4 लाख रुपए थे। इस तरह छोटी मोटी पेमेंट्स थी। पर अगर एक आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसकी वर्थ ही 50 करोड़ 60 करोड़ है तो उसमें ये मैटर ही नहीं करता। ये 50-60 लाख जाके अप टिल 1 करोड़ पे, अगर गवर्नमेंट के जो ड्यू फीसेज है मेरे ख्याल से वो सब लोगों को जमा भी करानी चाहिए। जी, बस ये है कि बिल्डर की सक्सेस डिलीवरी पे है। ऐसे ही है, काम चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। जी। जब ये काम या प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है या स्टॉप हो जाता है वो प्रॉब्लम है। जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो मैंने नहीं ख्याल ये फीसेज कभी भी मैटर करते हैं। अब एक इशू जो बहरिया में या बिल्डर्स करते हैं, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मार्केट से इतनी पेमेंट ले लेते हैं कि अगर प्रोजेक्ट रुक गया वो फंस जाते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में हमने ये किया था कि प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की किसी मार्केट से कोई सेल ही नहीं की। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट तो सेल भी नहीं हुआ? हमने तो सेल इसलिए नहीं किया कि इन केस हमें तो बहरिया का और सीडीए के इशू का उस वक्त पता ही नहीं था। अगर हम सेल कर लेते और किसी भी वजह से और हम प्रोजेक्ट रुकता है तो फिर उस वक्त पेमेंट वापस करने में बड़ी तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दूसरा मुझे बताएं, लीनियर कमर्शियल जो आपके पास पड़ा है वो भी सोल्ड आउट है या आपने खुद से भी इसको सेल नहीं किया हुआ? और उसके एनओसीज का क्या इशू है? लीनियर के एनओसीज का ये है कि एनओसीज बहरिया ने उस वक्त आरडीए में था तो एनओसीज हमें बहरिया ने दे दिए थे। वो आरडीए में है? जी। तो वो आरडीए तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आपका। प्रॉब्लम तो सीडीए भी नहीं है वैसे। हमें सिर्फ बनाया गया था कि सीडीए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब वहां पर हमें बट अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से सीडीए वाले कोई इशू नहीं करते। मैं तो ये समझ कि जो रूल्स हैं वो आरडीए के भी डिफाइंड हैं और सीडीए के भी डिफाइंड हैं। बट आपको प्रॉपर वे से उसको सिर्फ फॉलो करना है। जी। तो जो रूल्स फॉलो करने की बात है। और सब मुझे मुझे इस सारे सिस्टम में लगता है कि होता है क्या है कि जब बिल्डर को अंदाजा नहीं होता कि यार मेरे इस बिल्डिंग के गवर्नमेंट फीसिस के मद में 50 लाख करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो मैंने वायलेशन की है, जो जिसको सिटी अभी शायद वायलेशन कहेगा, तो वो उसकी जो जुर्माना मैंने देना है तो वो उसको शायद वो अभी शायद इस टाइम वो फंड नहीं कर पा रहे हैं, उसके पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं जनरली। थोड़े से सारे बड़े प्रोजेक्ट में जो 8-10 कनाल का या इवन 3-4 कनाल का प्रोजेक्ट है तो वो उसके लिए काफी मुश्किलात है ना, उसके तो बड़ी मुश्किलात फीसिस है। यहाँ पर भी नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की इतनी बड़ी चीज नहीं है। होता और क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपने अपनी कैलकुलेशन किया कि मुझे पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है 10,000 पर स्क्वायर फीट। और जब ये प्रोजेक्ट डिले होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है और आपको पता चल जाए कि मैंने तो 8-10 हज़ार पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट किया और ये हो गया 15,000। या अब 12,000 यहाँ या पर 13,000। जी, अब यहाँ पर जो बिल्डर हैं वो फंस जाते हैं। तो वो हम अपने दोस्तों को यही कहते हैं, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कॉन्टिजेंसी रखा करें। टाइम 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 सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप जितना डिले करेंगे तो 7% 8% तो आपका इन्फ्लेशन है। 7-8% तो आपका वैसी चीज महंगी हो रही है।
अगर ये चीज़ें ईजी होंगी, ये पैसे निकलेंगे, किसी और प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट से और किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो हाँ, मैं इकोनॉमी को बहुत इस बेहतर इशू को होगा। रिजॉल्व होना चाहिए बात। जी। ठीक है सिद्धार्थ भी, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट गपशप लगाते हैं। थैंक जी। यू मच, थैंक यू।